सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने शीत युद्ध देखा, कोल्ड वॉर देखा। रशिया और अमेरिका के बीच दुनिया तब दो खेमों में बटी हुई थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का सुपर बॉस बन गया। रशिया और अमेरिका ऐतिहासिक तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हो गए, लेकिन यह दुश्मनी इस हद तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। आपको ये तस्वीरें बिल्कुल फिल्मी लग रही होंगी। समंदर में एक जहाज तैर रहा है और उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे पहले सैनिक उतरते हैं, फिर जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। यह समंदर में अमेरिकी दादागिरी की तस्वीर है। जो जहाज नजर आ रहा है वो पनामा का सुपर टैंकर एम सोफिया है और हेलीकॉप्टर से जो जवान उतरते दिख रहे हैं वो अमेरिकी कोस्ट गार्ड है। एम सोफिया तेल टैंकर जनवरी के पहले हफ्ते वेनेजुएला से तेल लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक यह टैंकर चीन जा रहा था, लेकिन जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 24 घंटे के भीतर कल समंदर में अमेरिका की ये दूसरी कार्रवाई थी, जिसमें वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे टैंकर पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कब्जा किया। इससे पहले रशिया वाले झंडा जिस पर लगा था रशिया का, रूस के झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा पर अमेरिका ने कब्जा किया था। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को, अगर आप देखें तो अटलांटिक में, और वो भी नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया। अब रशिया ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में असफल रहे। अमेरिकी नौसेना इस जहाज पर 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से नजर बनाए हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके। जब अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी टैंकर पर कब्जा किया, तब उस जहाज के आसपास कोई, अगर आप देखिए, मतलब अब ये तो प्रमाण भी इसका सामने आ रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, उस जहाज के आसपास कोई अन्य रूसी जहाज मौजूद नहीं था। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में ये वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। उस समय जहाज के क्रू मेंबर्स की होशियारी से यह जहाज बच गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। तब यह जहाज गयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इस जहाज का नाम बदला गया और बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था। इसके बाद इस पर रूसी झंडा लगाकर इस देश की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि यह जहाज इसके बाद वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी ब्लॉकेड लगा हुआ था और इसके डर से इसने रास्ता बदला और अटलांटिक की तरफ मुड़ गया। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश इस जहाज की निगरानी कर रहे थे। हवाई और समुद्री निगरानी के जरिए इसके हर कदम पर नजर रखी गई थी। अमेरिकी जहाज USCGC मुनरो ने इसका पीछा किया और पीछा करते हुए इसे पकड़ा। हम ऑपरेशन में, ब्रिटेन ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का पूरा साथ दिया। रशिया ने इस कार्रवाई की तीखी निंदा की है। जाहिर तौर पर यह तो बिल्कुल भड़काने वाली बात है। अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त दादागिरी पर उतरा हुआ है। वो समंदर में भी ये दिखाना चाहता है कि असली बॉस वही है और उसी से पूछकर सब होना चाहिए। इस घटना पर रशिया के परिवहन मंत्रालय की तरफ से बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1982 के समंदर के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऊंचे समंदर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सिद्धांत काम करता है और किसी भी देश के पास ऐसे जहाज के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है जो दूसरे देश में रजिस्टर्ड हो। रशिया इस खुले समंदर में अमेरिका की समुद्री डकैती इसे बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, वो लगातार ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कहते हैं और जब भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का जिक्र किया तब इसे मजाक समझा गया। लेकिन अब साफ है कि ट्रंप मजाक नहीं कर रहे। ट्रंप सरकार और सरकार की ताकत के दम पर या कीमत देकर ग्रीनलैंड हासिल करने पर अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक
स्वायत्त इलाका है जो नेटो का हिस्सा भी है। यहां पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सांसदों को दी गई एक ब्रीफिंग में यह साफ कहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। आपने सही सुना। हालिया चेतावनियों का मकसद डेनमार्क पर दबाव बनाना है ताकि वो ग्रीनलैंड बेचने की बातचीत के लिए तैयार हो जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बता चुके हैं। ट्रंप का पूरा खेल अब दुनिया को समझ में आ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ जो स्ट्राइक की वो उसका तेल कब्जाने की स्ट्रैटेजी है। अब ये बातें साफ हो रही हैं। और याद कीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कराने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। 21वीं सदी में ऐसा कहां होता है कि किसी देश की संप्रभुता की परवाह किए बगैर उस पर कब्जा करने कोई चला जाए, कहे कि देश अब हम चलाएंगे, उसके राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश ले आए। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके विदेश मंत्री का यह बयान जरूर आया कि अमेरिका वेनेजुएला को नहीं चलाएगा। ट्रंप ने उसी दिन से यह भी कहा था कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में जाकर तेल निकालेंगी और अरबों डॉलर्स कमाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल हाई क्वालिटी कच्चा तेल देगी। इस तेल को अमेरिका बाजार के दरों पर बेचेगा और फिर उससे जो पैसा आएगा उसे वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित के लिए लगाया जाएगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए। तेल को स्टोरेज जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के बंदरगाहों तक लाया जाएगा। यानी ट्रंप की सीधी नजर वेनेजुएला के तेल पर टिकी है और इसी तेल के लिए उसने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के खराब हो चुके तेल ढांचे को ठीक कराने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। इससे वेनेजुएला को दोबारा तेल उत्पादन में कमाई शुरू करने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार है। ओपेक के अनुसार वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा 48.17 लाख करोड़ लीटर तेल उपलब्ध है। सऊदी अरब, जिसको हम लोग तेल उत्पादन के लिए जानते हैं, वो सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है और फासला भी अच्छा खासा है। 42.44 लाख करोड़ लीटर है सऊदी अरब के। ईरान तीसरे नंबर पर आता है 33.22 लाख करोड़ लीटर के साथ। चौथे नंबर पर इराक लगभग 23 लाख करोड़ है और 5वें नंबर पर यूएई, जिसके पास लगभग 18 लाख करोड़ है तेल उपलब्ध है। असल में वेनेजुएला के पास तेल तो है, लेकिन वो दुनिया को उस हिसाब से तेल बेच नहीं पाता और जो समृद्धि आप इन अरब देशों में देखेंगे वो आपको वेनेजुएला में दिखाई नहीं देती है। जैसे हमने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, लेकिन दुनिया को तेल सप्लाई करने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में वेनेजुएला का नाम ही नहीं है। वो 16वें नंबर पर है, टॉप 10 में भी नहीं है। सबसे ज्यादा तेल उसके पास है लेकिन 16वें नंबर पर है तेल सप्लाई में या तेल बेचने में। 2024 में सबसे ज्यादा तेल का निर्यात सऊदी अरब ने किया, करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन। इसके बाद रशिया आता है 45 लाख बैरल प्रतिदिन, फिर अमेरिका जिसने 41 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल निर्यात किया और वेनेजुएला ने दुनिया को 2024 में सिर्फ 6.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से निर्यात किया। सोचिए, अब यही वजह है कि उसकी ऐसी बदहाली। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो काम कर रहे हैं जिससे दूसरे देशों को तकलीफ हो रही है? इसका एक उदाहरण है। ट्रंप ने रशिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी है। जानते हैं, इसके मुताबिक रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500% का टैरिफ भी लगा सकता है। रशिया से तेल खरीदने वाले देश यानी कि भारत, चाइना, ब्राजील, ये तमाम देश। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था और इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। मकसद उन देशों पर दबाव बनाना जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रशिया को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। मतलब साफ है कि जो देश भी रशिया के साथ बैकडोर
लेकर होकर कारोबार करेगा वो अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकता है। एक तरह से दबाव है, डराना है। इस एक्ट के तहत रशिया के ऊर्जा, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के लिए और ज्यादा मुश्किलें होंगी। ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसके कम करवाने की भारत की पूरी कोशिश हुई। अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों पर भी ऐसे टैरिफ लगाए। ट्रंप का दावा है कि इस टैरिफ से अमेरिका की 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की कमाई होगी। सबसे पहले दिल्ली दंगे के आरोपियों के जोरदार स्वागत की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली के जिस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों के जख्मों पर किस तरह नमक छिड़का गया, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली दंगे के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन 5 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी, जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। इनमें से 4 आरोपी गुलफिशा, मीरान, शिफा और सलीम 7 जनवरी की रात को तिहाड़ जेल से बाहर आए। 5वें आरोपी के बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब दिल्ली दंगों के ये आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके स्वागत में ऐसा माहौल तैयार किया गया था जैसे वो देश के लिए कोई मेडल लेकर लौटे, जबकि ये वो लोग हैं जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप है और इन दंगों में 53 लोगों की जान जा चुकी है। इन आरोपियों के स्वागत में जेल के बाहर खड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। परिवार के सदस्यों और वकीलों के अलावा बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ थी। हमारा सवाल ना परिवार के लोगों से है ना वकीलों से है, सवाल यह है जो उनके हितैषी और समर्थक बनकर जेल के बाहर मौजूद थे, किस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं, किस बात के लिए इन्हें फूलों का हार पहना रहे थे, किस बात के लिए इन्हें गले लगा रहे थे। क्या इन्होंने देश के लिए कोई बड़ा काम किया है? क्या इन्होंने समाज के लिए कोई योगदान दिया है? ये वो लोग हैं जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है। इतने गंभीर आरोप की सालों तक कोर्ट में इनकी जमानत भी अभी तक नहीं दी थी, अब जाकर जमानत मिली है, लेकिन अभी भी केस चल रहा है। और अब जब जमानत मिली है तो कोर्ट ने इन पर कड़ी शर्तें भी लगाई है ताकि ये कानूनी प्रक्रिया को बाधित ना कर सके, जबकि ये लोग इन्हें फूल का हार पहना रहे हैं, गले लगा रहे हैं। अभी तो केस चलना है पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत देते हुए कहा था कि ये दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, इन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, वो किसी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते, ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो जमानत रद्द। सोचिए, कोर्ट ने इतनी शर्तें लगा दी हैं जमानत देने के लिए, अभी केस चल रहा है, आरोप गंभीर है, ये इनके हीरो है। इस जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, ये सभी दिल्ली दंगे के आज भी आरोपी हैं, इन पर मुकदमा चल रहा है। क्या ये स्वागत दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले 53 लोगों के परिवारों को चढ़ाने वाला नहीं है? क्या ये फूलों का हार उन लोगों का अपमान नहीं जिनके घर दिल्ली दंगे में जल गए? आईबी अफसर अंकित शर्मा, जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया गया था, वो सब भूल गए? क्या ये गंभीर अपराध के आरोपियों का महिमा मंडन नहीं है? ऐसे लोगों का नायक की तरह स्वागत करने में समाज में क्या संदेश जाएगा? क्या इस स्वागत सत्कार से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया और आगे लोग ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे? जब अपराध और हिंसा को सही ठहराया जाएगा। दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट हिंसा मामले में मिले करीब 450 वीडियो से जो
पत्थरबाज है उनका पहचान कर रही है। ये वीडियो उपद्रव पत्थरबाजी से जुड़े हैं। इस पत्थरबाजी में लेकर लोगों के अलावा बाहरी लोग भी शामिल हैं और ऐसी आशंका है वीडियो में पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे कई लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले नहीं हैं। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। कई आरोपी अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब आपको तुर्कमान हिंसा का नया वीडियो दिखाते हैं। ये तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद चौक का सीसीटीवी फुटेज है। मोहम्मद दीन इलाही मार्ग का है। ये वीडियो उस समय का है जब पुलिस पथराव करने वालों को खदेड़ रही थी। उसी वक्त कुछ पत्थरबाज दूसरी तरफ जाकर पुलिस बल पर पथराव करने लगे। इन पत्थरबाजों ने अपना चेहरा मास्क लगाकर छिपा रखा था और अब पुलिस वाले इन्हें पकड़ने के लिए पहुंचे तो ये पत्थरबाज भागने लगे। पुलिस को अब तक की जांच में 10 से ज्यादा लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी जिनकी जानकारी मिली है, जिन पर अफवाह फैलाने का आरोप है, जिन्होंने ये नहीं लिखा कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो इलीगल अवैध निर्माण है उसको ढाने जा रहा है, उन्होंने सीधे मस्जिद को ढाने की बात और ये खबर अफवाह फैलाई। इन्होंने 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप में भी भड़काऊ मैसेजेस भेजे थे। इस बीच पत्थरबाजी का एक और वीडियो मिला है। इस वीडियो में उपद्रवी पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। एक नया वीडियो सामने आया है जो पुलिस के बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुआ है। यह वीडियो साबित करने के लिए काफी है कि यह हिंसा जानबूझकर भड़काई गई, जबकि पुलिस मस्जिद तक पहुंची ही नहीं थी। इस फुटेज से ही पता चल रहा है कि पुलिस टीम मस्जिद से बहुत दूर थी। पुलिस की तैनाती केवल दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के आसपास के उस अतिक्रमणग्रस्त क्षेत्र तक ही सीमित थी जिसे हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए चिन्हित किया था। लेकिन उपद्रवियों ने झूठी अफवाह फैलाई, पत्थरबाजी की, हिंसा को उकसाया। फैज़े इलाही मस्जिद के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के अतिक्रमण पर एक्शन की बारी है। हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून के शासन में किसी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया है कि वो अगले 2 महीने में जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करे, पता लगाए कहां कहां अवैध निर्माण है, कहां कहां अवैध अतिक्रमण हुआ है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर सर्वे में कोई भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाता है, कानून अपना काम करेगा। प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता।